अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एन के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन की रीजंस के ऊपर। सुजुकी GS 150 150 SC दोनों को आप इसी में इंक्लूड कर लें कि इन दोनों बाइक्स को आपको क्यों ख़रीदना चाहिए, और इन दोनों में से बेसिकली मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सा आपके लिए प्रेफरेबल है, कौन सा नहीं है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि किन रीजंस की बेस पर आपको ये बाइक ख़रीदना चाहिए, इनको ख़रीदने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उन सारे बेनिफिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे, तो बिना वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, GS 150 को ख़रीदने की सबसे पहले रीज़न जो है वो है इसका पावरफुल इंजन। सुजुकी GS 150 काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, और पहले जो पुराने मॉडल्स थे सुजुकी GS 150 के, उसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती थी। वो सिंपल GS 150 था, उसके अंदर आपको स्पोक रिंग्स मिलते थे और ड्रम ब्रेक्स थे उसके अंदर। इंजन उसका भी बहुत पावरफुल था। और अगर हम थोड़ी सी इंजन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लें तो इसके अंदर आपको 150 सीसी का पावरफुल इंजन मिलता है, और इसकी जो हॉर्स पावर है वो है 12 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करता है। और मैंने पर्सनली इस बाइक को चलाया हुआ है, तो इस बाइक की जो पिक है वो बहुत ज़बरदस्त है। जितने भी मैंने 150 सीसी चलाए हैं अभी तक, जितने भी मैंने 150 सीसी चलाए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक जो है वो है सुजुकी GS 150 और 150 SE। और उसके अलावा इसकी जो टॉप स्पीड है वो 120 प्लस है, मतलब 120 से ऊपर ये इजीली चला जाता है। वैसे इसका मीटर जो है वो 120 तक डिस्प्ले करता है, लेकिन 120 से ऊपर ये इजीली चला जाता है। तो इसका जो इंजन है वो बहुत पावरफुल है। इसके बाद हम नेक्स्ट रीज़न की बात करते हैं। तो सेकंड रीज़न जो है इसको ख़रीदने की वो है इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी। मोस्टली बाइक्स जो होते हैं वो होते तो अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू आता ही पार्ट्स का है। पार्ट्स अक्सर के अवेलेबल नहीं होते, या पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इस बाइक के अंदर इशू नहीं है, क्योंकि ये बाइक जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ टाइम से चल रहा है, इसको कुछ टाइम हो चुका है, और इसके पार्ट्स भी अब पाकिस्तान में अवेलेबल आपको ईजिली मिल जाते हैं, और आपको इशू नहीं फेस करना पड़ता पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का। और उसके अलावा अगर हम बात करें ज़रा छोटे शहरों की, तो छोटे शहरों में भी अवेलेबल है, बड़े शहरों में भी अवेलेबल हैं इस बाइक के पार्ट्स। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो थोड़े बहुत आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे। अगर आप होंडा 125 के बाद शिफ्ट करते हैं सुजुकी GS पर, तो आपको जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव मिलेंगे, लेकिन वो अफोर्डेबल होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू इस बाइक के अंदर आपको नहीं मिलने वाला। इसके अलावा अगर हम थर्ड चीज़ की बात करें, तो इसको ख़रीदने की जो थर्ड रीज़न है वो है इसकी मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी। इसके मैकेनिक्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी के साथ साथ इसके जो मैकेनिक्स हैं वो एक्सपीरियंस भी हैं। ये मसला नहीं है कि बिल्कुल न्यू मैकेनिक्स हैं, आपको एक्सपीरियंस मैकेनिक्स इस बाइक के मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस होने का फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई न्यू बाइक परचेज़ करते हैं, GS 150 या GS 150 स्पेशल एडिशन अगर आप परचेज़ करते हैं और आप फर्स्ट ट्यूनिंग के लिए जाते हैं, तो इनको पता होता है कि इन्होंने क्या चीज़ छेड़नी है और किस चीज़ को हाथ नहीं लगाना। तो बेसिकली एक्सपीरियंस होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब अगर कोई न्यू मैकेनिक होगा तो न्यू मैकेनिक बहुत सी चीज़ें खोल के बैठ जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है उसको पता होता है कि हमने कौन सी सेटिंग को चेंज करना है, कौन सी सेटिंग को हमने जेन्युइन ही रहने देना है। तो एक्सपीरियंस मैकेनिक का ये बेनिफिट होता है, और आपको सुजुकी GS 150 और GS 150 स्पेशल एडिशन के लिए आपको एक्सपीरियंस मैकेनिक्स मिल जाएंगे, और इनकी अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट हर जगह पर है। आपको स्पेशल सुजुकी से सर्टिफाइड मैकेनिक्स मिलेंगे जो कि एक्सपीरियंस्ड होंगे, और इनको पता होगा कि हमने अपना काम कैसे करना है। तो सुजुकी के मैकेनिक्स के भी आपको इशू नहीं मिलने वाला इस बाइक के अंदर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें, तो जो फोर्थ रीज़न है इस बाइक को बाय करने की वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। ये बाइक जहाँ पावरफुल है वहाँ पर फ्यूल एफिशिएंट भी है। अगर हम इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात करें, तो जो कंपनी रिकमेंडेड पेट्रोल एवरेज है वो है 38 से लेकर 41 किलोमीटर या 42 किलोमीटर तक। इस बाइक की पेट्रोल एवरेज कंपनी रिकमेंडेड है। अब जो यूज़र रिकमेंडेड है, यूज़र्स ने इस बाइक की एवरेज 45 किलोमीटर पर लीटर तक अचीव कर ली है, और 45 किलोमीटर पर लीटर तक ईजिली अचीव कर सकते हैं। मतलब आपको शर्त यह है कि आपको बाइक प्रॉपरली मेंटेन रखना पड़ेगा। स्पीड आप ज़्यादातर फिक्स रखें, मतलब 60 तक रखें या 40 तक रखें। कभी कभी आप 80 100 टच कर सकते हैं इसके ऊपर, तो आपको एवरेज 40 प्लस ईजिली मिल जाएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल मुसलसल ही 80 प्लस रखते हैं बाइक को, या 70 प्लस रखते हैं बाइक की स्पीड, तो फिर तो आपको एवरेज में थोड़ा सा इशू होगा। मतलब एवरेज जो है वो आपकी 40 से डाउन होकर 38 35 ऐसे आपकी एवरेज आ सकती है, अगर आपका बाइक बेशक मेंटेन हो। लेकिन अगर आपका बाइक मेंटेन है और आपकी स्पीड भी मेंटेन है, तो आपको एवरेज 45 प्लस भी मिल सकती है।
अब ये सारी गेम होती है फिर यूज़र की कि वो किस तरह पेट्रोल एवरेज को निकालता है। तो पेट्रोल एवरेज वाइज भी इस बाइक के अंदर इशू नहीं है अगर आप बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन रखते हैं और बाइक की जो स्पीड है उसको भी आप प्रॉपर्ली मेंटेन रखते हैं। कभी कभी भगा लेने का कोई मसला नहीं होता, बस बाइक जो है वो मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा इसको ख़रीदने की जो पांचवी रीज़न है वो है, सबसे मेन रीज़न और सबसे बड़ी रीज़न, वो है इसका लॉन्ग टूर बेनिफिट। मोस्टली लोग जो ख़रीदते हैं इस बाइक को वो ख़रीदते ही इस वजह से हैं कि उन्होंने लॉन्ग टूर करने होता है। इस बाइक को आप डेली यूजेज के लिए भी ले सकते हैं, इस बाइक को आप एज अ फैमिली पर्पस भी ले सकते हैं, इस बाइक को आप फॉर लॉन्ग टूर्स भी ले सकते हैं। अब जिनके पास लॉन्ग टूर बाइक खरीदने के लिए बजट नहीं होता वो मोस्टली जाते हैं सुजुकी GS 150 या फिर सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन की तरफ, क्योंकि इसका जो इंजन है वो पावरफुल है। बहुत सी जगहों पर जहाँ YBR-G, जहाँ पर होंडा CB 150 इस तरह की जो बाइक्स हैं वो फंस जाते हैं, वहाँ पर ये बाइक ईजिली निकल जाता है। तो ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर हम स्ट्रेट ट्रैक की बात करें, फॉर एग्जांपल आप लाहौर से मुल्तान आ गए या मुल्तान से आपने लाहौर जाना है, तो उसके लिए तो आपके पास YBR भी है, उसके लिए आपके पास YBC भी है, उसके लिए आपके पास CB 150 भी है। लेकिन अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र करना है तो वहाँ पर आप सबको पता है कि वहाँ पर चढ़ाई होती है, मोस्टली हिली एरियाज़ होते हैं वो, और मोस्टली जो ट्रैक्स हैं वो सही भी नहीं होते। तो अक्सर जगहों पर जो पावर है वो लूज़ कर जाते हैं बाइक्स। तो इसमें ये इशू नहीं है, आपको ये बाइक पावर लूज़ करता हुआ कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हाँ, शर्त यह है कि आपका बाइक प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, तब ये पावर लूज़ नहीं करेगा। अक्सर लोगों के जो बाइक्स हैं वो पावर लूज़ कर जाते हैं क्योंकि वो बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं उन्होंने रखा हुआ होता है या कोई ना कोई इशू होता है और वो इशू समेत ही बाइक को ले जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के ऊपर। तो कोशिश करें कि आपके बाइक के अंदर कोई भी ऐसा इशू ना हो कि आपको बाद में मसला हो, और ख़ास तौर पे हिली एरियाज़ में तो आप कोई भी अगर बाइक के अंदर इशू है तो ना लेके जाएं बाइक को। अब मोस्टली जो लोग लेके जाते हैं इस बाइक को लॉन्ग टूर्स पे वो लेके ही नॉर्दर्न एरियाज़ पे जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने लॉन्ग टूर्स करने होते हैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक का उनका टूर होता है, और वो होती है स्ट्रेट रोड। तो स्ट्रेट रोड के ऊपर तो वैसे इशू नहीं है इस बाइक को। बाइक कंफर्ट वाइज भी अच्छा है, मतलब बिल्कुल जिस तरह आपको YBR-G कंफर्टेबल मिल रहा है, जिस तरह आपको CB 150F कंफर्टेबल मिल रहा है, उतना कंफर्टेबल नहीं है। इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी हार्ड है। अब लॉन्ग टूर्स पे अगर आपने लेके जाना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस इस बाइक के अंदर करवानी पड़ेगी लाजमी। अब हम ज़रा मॉडिफिकेशंस की बात करें तो मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आपको इसकी हेडलाइट चेंज करवानी पड़ेगी। इसकी हेडलाइट बिल्कुल फारिग है, घटिया तरीन इसकी हेडलाइट है, तो आपको हेडलाइट चेंज करवाना लाजमी है। या हेडलाइट चेंज ना करवाएं, आप एक्स्ट्रा लाइट्स लगवा लें अपने बाइक के ऊपर और फिर बाइक को ईजिली ले जाएँ। दूसरी बात, इसका जो फ्रंट टायर है और बैक टायर है, कोशिश करें आप फ्रंट टायर चेंज कर लें, क्योंकि इसका जो फ्रंट टायर है वो अक्सर स्केट कर जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप फ्रंट टायर चेंज कर लें। अगर आप कर सकते हैं तो दोनों टायर्स चेंज करें, लेकिन अगर आप दोनों टायर्स नहीं करना चाहते चेंज तो कम से कम फ्रंट टायर को लाजमी चेंज करें और नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते वक्त। तो इसका हेडलाइट को आप चेंज कर सकते हैं तो चेंज करें, या फिर एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाएं। उसके अलावा फ्रंट टायर चेंज करें। उसके अलावा जो सीट है उसको भी लाजमी चेंज करें, क्योंकि इसकी जो सीट है वो हार्ड सीट है। जब आप 200 किलोमीटर तक का या 300 किलोमीटर तक का सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको लग पता जाता है इसकी सीट की वजह से। तो सीट को भी आप लाजमी चेंज करवाएं, या अगर आप सीट चेंज नहीं करवाना चाहते तो सीट फॉर्म्स मिलते हैं, आप वो लगवा लें। वो भी थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, कोई 3-4 हज़ार रुपये के होते हैं। अगर आप वो लगवा सकते हैं तो वो लगवा लें, उससे भी आप काफ़ी कंफर्टेबल रह जाते हैं बाइक के ऊपर। बाकी अगर हम कंफर्ट वाइज इसकी बात करें तो कंफर्ट वाइज इसके इंजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, और उसके अलावा शॉक्स इस बाइक के आपको अच्छे मिल रहे हैं। बस आपको सीट का थोड़ा सा इशू मिलेगा, तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि अगर आप लॉन्ग टूर्स पे जा रहे हैं तो सीट को चेंज करवा लें। तो लॉन्ग टूर्स पे जाने के लिए ये कुछ मॉडिफिकेशंस थी जो मैं रेकमेंड कर रहा था। कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि सैडल बैग्स आप इंस्टॉल करवा लें एक्स्ट्रा पैकिंग के लिए, और भी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, तो आप वो करवाना चाहें तो वो आप करवा सकते हैं। तो एक तो इसका बेनिफिट हो गया लॉन्ग टूर्स का, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा छठा जो इसका बेनिफिट है वो है कि ये बाइक जो है ये है बजट टूर बाइक। तो लॉन्ग टूर्स के अंदर ही मैंने एक्सप्लेन ये कर दिया था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते स्पेशल टूरर बाइक्स, क्योंकि अगर आप स्पेशल टूरर बाइक्स की तरफ जाएंगे, सबसे लो रेंज में आपको जो बाइक मिल रहा है स्पेशल टूरिंग के लिए वो है RX3 250cc। तो ये बाइक आपको मिल रहा है सबसे लो रेंज के अंदर। इसकी प्राइस भी अब मेरे ख्याल में 4,75,000 या 5 लाख प्लस है इस बाइक की प्राइस, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 4,75,000 या 5 लाख प्लस इस बाइक की आपको प्राइस मिल रही है अब। तो बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बाइक।
तो वो लोग फिर सुजुकी GS 150 की तरफ जाते हैं, क्योंकि GS 150 की प्राइस भी काफ़ी कम है उस बाइक से, या उससे आगे जितने भी बाइक्स हैं उनसे काफ़ी कम है प्राइस। और उसके अलावा ये बाइक आप अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करवा लें तो ये भी टूरिंग के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो इसका जो लास्ट बेनिफिट था मेरी नज़र में वो है बजट टूरर बाइक। तो ये थे टोटल 6 इसके रीज़न्स इस बाइक को बाय करने की। और अगर मैंने कोई चीज़ मिस की हो तो मुझे लास्ट में बताएं। इस बाइक में जो जो प्रॉब्लम्स थी मैंने उनको भी साइड पे रखा है, मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको रीजंस बताई हैं कि आपको ये बाइक क्यों परचेज़ करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनू को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।